अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम कमाल। आज के इस वीडियो के अंदर दरअसल हम लोग तिब्बी यूनानी के एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर के ताल्लुक से बात करेंगे, जिसे हम लीच थेरेपी या हेरोडोथेरेपी या इसी तरीके से इरसाल अलग के नाम से जानते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस लीच थेरेपी या हेरोडोथेरेपी या इरसाल अलग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे और साथ ही साथ अपने ज़ाती तजर्बात भी हम आपके सामने शेयर करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वक्त पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को और साथियों को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, आइए देखते हैं कि लीच थेरेपी किसे कहते हैं। तो लीच थेरेपी ये दरअसल एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर स्किन के डिफरेंट सरफेसेस पे लीचेस को, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं, ये एक किस्म के आबी जानवर होते हैं जिसे हम लीच, जलौका या इसी तरीके से जोक के नाम से भी जानते हैं। तो इन लीचेस को दरअसल इस प्रोसीजर के अंदर बॉडी के डिफरेंट सरफेस एरियाज़ पे अप्लाई किया जाता है जिससे वहाँ से खून को सक करती है। तो इसी प्रोसीजर का नाम दरअसल लीच थेरेपी है। अब रहा सवाल ये कि लीच थेरेपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉडी के अंदर जब एबनॉर्मल मैटर का अकुमुलेशन होने लग जाता है तो उसके इस्तेफराक के बहुत सारे तरीके हैं। कभी इस हाल के ज़रिए इस्तेफराक किया जाता है, यानी परगेशन के ज़रिया, कभी फसद के ज़रिया, कभी हिजामा के ज़रिया, और अगर कहीं पे हिजामा या इसी तरीके से फसद थेरेपी पॉसिबल नहीं होती है या फिर जहाँ पर हिजामा के मुकाबले में जो एबनॉर्मल मैटर्स होते हैं वो थोड़ा डीपर टिश्यूज़ के अंदर होते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में हम लीच थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। यानी लीच थेरेपी का इस्तेमाल भी एबनॉर्मल मैटर को एलिमिनेट करने के लिए या मकामी तौर पर एबनॉर्मल मैटर को दूर करने के लिए लीच थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक लीच थेरेपी की अगर आप बात करें तो ये तारीख़ी एतबार से अगर आप इसको देखेंगे या हिस्ट्री के एतबार से देखेंगे तो कोई ये नया तरीका इलाज नहीं है, बल्कि कदीम ज़माने से इसका इस्तेमाल होता चला आ रहा है, यूनानियों के अंदर भी। और अगर यूनानी से पहले अतिब्बा के बारे में भी देखें, यानी ख़ास तौर पर अगर आप मिस्री तिब की बात करें तो इसकी तारीख़ मिस्रियों से जाकर के मिलती है। यानी मिस्री अतिब्बा ने तकरीबन 5000 साल पहले लीच थेरेपी का इस्तेमाल किया और इसी तरीके से ख़ुद हमारे मुल्क के अंदर राइज जो आयुर्वेदिक तिब है उसके अंदर भी कदीम ज़माने से या हज़ारों साल से लीच थेरेपी का इस्तेमाल होता चला आ रहा है। तिब्बी यूनानी के अंदर बुकरात ने और इसी तरीके से बुकरात के बाद जालिनूस ने लीच थेरेपी का इस्तेमाल किया और जालिनूस ने लीच थेरेपी के इंडिकेशंस को बताया, साथ ही साथ न सिर्फ इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि तहफ़्फ़ुज़ी तदाबीर के तौर पर भी लीच थेरेपी को मुफीद बताया। यानी प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी लीच थेरेपी का एप्लीकेशन को उसने साबित किया कि अगर प्रिवेंटिव तौर पर लीच थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसी सूरत में बहुत सारे अमराज के अंदर इससे बचा जा सकता है। उसके बाद यूनानी के जितने भी अतिब्बा आए, तकरीबन हर तबीब ने अपनी किताबों के अंदर लीच थेरेपी का तज़किरा किया, चाहे वो अबू सहल मसीही हो या इब्न सीना हो या इसी तरीके से अबुल क़ासिम ज़हरावी हो या ज़करिया राज़ी हो या उसके बाद के अतिब्बा इस्माइल जुरजानी हो या इसी तरीके से हिंदुस्तानी अतिब्बा, यानी जब ये तिब सन 12वीं सदी ईस्वी के अंदर हिंदुस्तान के अंदर आई तो उसके बाद जो यहाँ के अतिब्बा थे उन्होंने भी लीच थेरेपी से फ़ायदा उठाया और लीच थेरेपी को इंडिकेशन के एतबार से इसको इस्तेमाल करवाया और लोगों को इसके ज़रिया काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया। तो इस तरीके से अगर लीच थेरेपी का इस्तेमाल देखें तो ये काफ़ी पुराना तरीक़ा इलाज है। ये और बात है कि 1980 के अंदर इसकी डिमांड उस वक्त ज़्यादा बढ़ी कि जब यूरोपियन साइंटिस्ट ने, यानी जो प्लास्टिक सर्जन थे, उन्होंने वेनस कंजेशन को दूर करने के लिए लीच थेरेपी का इस्तेमाल करना शुरू किया। यानी जब प्लास्टिक सर्जरी की जाती है या इसी तरीके से स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है तो उसके नतीजे में जो एक वेनस कंजेशन डेवलप होता है उसको दूर करने के लिए जब रिसर्चर्स ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया तो रिसर्चर का या इसी तरीके से साइंटिस्ट का अटेंशन इसकी तरफ बढ़ा और लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया और उसके बाद इसका इंडिकेशन को और ब्रॉड कर दिया गया। तो आपको ये जान करके हैरत होगी कि ये मुख्तसर सा या छोटा सा जो आबी जानवर, पानी के अंदर पाए जाने वाला जानवर है, ये कितना ज़्यादा मुफीद और कारआमद है। रिसर्चर्स ने बताया कि इसके अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जिसमें ज़्यादातर की प्रॉपर्टी एंटीकोआगुलेंट है, यानी जो खून के इंजमात को रोकती है, जिसमें ख़ास तौर पर हीरोडिन, सीडोहीरोडिन या इसी तरीके से कैलिन, हायालुरोनिडेज और कुछ हिस्टामिन सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। इसके अलावा कोलाजिनेज करके एक सब्सटेंस पाया जाता है और इसके अलावा बहुत सारे सब्सटेंसेस इसके अंदर पाए गए और जबकि कुछ दूसरे ऐसे सब्सटेंसेस पाए गए जिसकी प्रॉपर्टी या तो एनास्थेटिक थी
यानी सुन करने वाली, यानी जिन जगहों पर आप लीचेस को अप्लाई करते हैं वहाँ पर ये सुनपन पैदा भी करती है, और साथ ही साथ कुछ की प्रॉपर्टी एनाल्जेसिक भी थी, यानी दर्द को आराम देने वाली। तो इस तरीके से इन लीचेस पे जब काम हुआ तो इसके बहुत सारे खसूसियात को साइंटिस्ट ने इंकशाफ किया और उसको बताया। तिब्बे यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से लीच थेरेपी का जो इंडिकेशन है वो बहुत ही ब्रॉड है, यानी ख़ास तौर पर इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो तिब्बे यूनानी के अंदर किया जाता है वो स्किन अमराज के अंदर किया जाता है। स्किन अमराज में ख़ास तौर पर ऐसे दाद या ऐसे रिंगवॉर्म्स जो कि बहुत ज़िद्दी किस्म के होते हैं और आसानी के साथ दूर नहीं होते हैं दवाओं के ज़रिए या लोकल एप्लीकेशन से, तो ऐसी सूरत में भी लीच थेरेपी के इस्तेमाल को बहुत ज़्यादा मुफीद बताया गया है। इसके अलावा नार फारसी, यानी जिसको हम एक्जिमा के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ जर्ब की कंडीशन में भी लीच थेरेपी को बहुत ज़्यादा मुफीद बताया गया है। कलफ या मिलाजमा और नम्श की सूरत में भी लीच थेरेपी को मुफीद बताया गया है। दवाली की कंडीशन में जिसे हम वेरिकोज वेन के नाम से जानते हैं, या वेरिकोसिटी जहाँ पर डेवलप होती है वेंस के अंदर, उसके अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और मुफीद बताया गया है। साफा या बाल्डनेस या गंजपन की सूरत में भी लीच थेरेपी को बहुत ज़्यादा मुफीद बताया गया है। लैरिंजाइटिस के अंदर, फेरिंजाइटिस के अंदर, वर्मेलोस्टाइन या टॉन्सिलाइटिस के अंदर भी लीच थेरेपी का इस्तेमाल अतिबा के यहाँ मिलता है। इसके अलावा फिस्टुला के अंदर और पाइल्स थेरेपी के अंदर भी लीच थेरेपी का इस्तेमाल का इंडिकेशन मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो लीच थेरेपी का इस्तेमाल ज़्यादातर एक्सटर्नल किया जाता है और ख़ासतौर पर स्किन अमराज के अंदर किया जाता है, या वेनस डिजीज़ के अंदर किया जाता है। अल्सर्स के अंदर भी लीच थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पर जो नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं उनके अंदर भी लीच थेरेपी का बहुत कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। प्रैक्टिकली जो हम लोग अपने मतलब पर लीच थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिन पर हमारा ज़ाती तजर्बा है, उसमें ख़ास तौर पर जो स्किन के अमराज जैसे एक्जिमा की कंडीशन हो, सोरियासिस की कंडीशन हो, या इसी तरीके से रिंग वॉर्म जो बहुत ज़िद्दी किस्म का है, अगर हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और उसके बावजूद भी रिंग वॉर्म नहीं जाता है, तो चूँकि वहाँ पर जो रिंग वॉर्म के जो मादे होते हैं वो डीपर टिश्यूज़ के अंदर होते हैं, और हिजामा के जरिए अगर वहाँ पर हिजामा करते हैं तो कई सिटिंग हिजामा करने की ज़रूरत पड़ती है, और चूँकि ये लीचेज़ हिजामा के कंपैरेटिवली मादे को ज़्यादा गहराई से सक करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर लीचेज़ का हम इस्तेमाल करते हैं और इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाते हैं। इसके अलावा 12 हमने लीच थेरेपी का इस्तेमाल बाल्डनेस के अंदर किया, और इसी तरीके से हेयर फॉल के अंदर किया, हेयर रिग्रोथ के लिए किया, और इसके अलावा एलोपेशिया एरिटा के अंदर किया, और बहुत पेशेंट के अंदर, कई सारे पेशेंट के अंदर इसके बहुत ही पॉजिटिव नतीजे मिले। और इसके अलावा हमने लीच थेरेपी का इस्तेमाल बहुत सारे मरीज़ों पर, ख़ास तौर पर नॉन हीलिंग अल्सर्स के अंदर, जो जिसे हम वेनस अल्सर या इसी तरीके से डायबिटिक फूड के तौर पर जानते हैं, तो इन मरीज़ों के अंदर जब हमने लीच थेरेपी का इस्तेमाल किया अलॉन्ग विद अदर मेडिसिन, यानी इसके साथ साथ हमने दूसरी अद्वियात का भी, यूनानी अद्वियात का इस्तेमाल किया, कुछ मरहम का इस्तेमाल किया, तो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन नतीजे हमें सामने आए, बहुत ही नतीजे मिले। और ख़ासतौर पर बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी थे जिनको सर्जन्स ने एम्पुटेशन एडवाइस किया था, लेकिन हमने जब इस थेरेपी का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ कुछ अद्वियात का इस्तेमाल किया, तो उसके नतीजे में हमने एम्पुटेशन को अवॉइड किया, यानी वो अल्सर हील भी हुआ और मरीज़ बिल्कुल ठीक होकर के अपने घर वापस गए। इसके अलावा 1-2 केसेस में हमने इसको ख़ासतौर पर जो पाइल्स के केस थे उसके अंदर भी हमने इस्तेमाल करवाया, और उसके बहुत ही बेहतरीन नतीजे सामने आए, और ख़ासतौर पर जो एक्सटर्नल पाइल थे उसके अंदर भी इसका बहुत ही बेहतरीन नतीजे सामने मिलते हैं, या बहुत ही बेहतरीन इसके रिज़ल्ट आते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी इन अमराज के अंदर, या जो स्किन डिजीज़ के अंदर, या अतिबा ने जिन अमराज के अंदर लीच थेरेपी को मुफीद बताया गया है, आप लोग भी अपने मतलब पर इन लीच थेरेपी का इस्तेमाल करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके ज़रिए फ़ायदा पहुंचा सकें। लीच थेरेपी का इस्तेमाल हमने वेरिकोज वेन के अंदर भी शुरू किया, और बहुत सारे मरीज़ों के अंदर, चूँकि 100% वेरिकोज वेन का तो हमने क्योर नहीं किया, लेकिन बहुत सारे मरीज़ों के अंदर काफ़ी हद तक 70 to 80% उनके सिम्टम्स के अंदर और उनके प्रॉब्लम्स के अंदर उसके ज़रिए से रिलीफ मिला। तो इसलिए अगर लीच थेरेपी का इस्तेमाल, चूँकि यहाँ पर जो वेरिकोसिटी ऑफ वेन डेवलप होती है उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, तो अगर आप कहीं पर किसी को 70-80%, 90% तक अगर आप फ़ायदा दे सकते हैं, तो ये भी इलाज का एक बहुत बेहतरीन तरीका है, ये भी एक उसका इलाज है। तो इसलिए वेरिकोज वेन के अंदर भी लीच थेरेपी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके बहुत ही बेहतरीन नतीजे पाएंगे। अब रही बात ये कि लीच थेरेपी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो इसके इस्तेमाल का तरीका बहुत ही आसान है। अतिबा ने बहुत सारे तरीके बताए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम अपने मतलब पर जिस चीज़ को ज़्यादा आसान पाते हैं, उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि जिस पार्ट पे आप लीच थेरेपी को अप्लाई करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसको नीट और क्लीन कर दें, यानी हाइजीनिक कंडीशन का मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा इंतहाई अहम और ज़रूरी है किसी भी प्रोसीजर के अंदर। और फिर वहाँ पर नीडल के ज़रिए आप प्रिक करें। प्रिक करने के बाद जैसे खून निकलता है या खून के कुछ कतरात बाहर आते हैं, आप लीच को वहाँ अप्लाई करें, लीच फ़ौरन उस जगह से चिमट जाती हैं और खून को सक करना शुरू कर देती है।
अब यह है कि लीचेस को कितनी देर तक इस्तेमाल किया जाए, तो इसमें मादे पर डिपेंड करता है, यानी जो एबनॉर्मल मैटर है उसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर क्वांटिटी बहुत कम है तो कुछ देर के अंदर ही सक करवाने के बाद आप लीचेस को वहाँ से अलग कर सकते हैं। अगर वो खुद से अलग नहीं हो रही हैं तो फिर ऐसी सूरत में आप वहाँ पर नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो उस जगह से अलग हो जाएंगी। और अगर मादा ज़्यादा है तो फिर आप छोड़ दीजिए, लीचेस खुद ब खुद 30 से 40 मिनट के अंदर या 50 मिनट के अंदर सब करने के बाद ये खुद ब खुद वहाँ से अलग हो जाएंगी। और उसके बाद जो एक चीज़ करना बहुत इंतहाई अहम ज़रूरी होता है, जिसको अतिब्बा ने भी अपनी किताबों के अंदर जिक्र किया है, वो ये है कि जब भी लीच थेरेपी का आप इस्तेमाल करें तो जिस जगह पर आपने लीच थेरेपी को अप्लाई किया है उस जगह को स्क्वीज़ कर दिया करें, यानी उसको निचोड़ दिया करें, ताकि वहाँ पर अगर उसके सलाइवा के कुछ पार्ट रह गए हैं तो वो सब बाहर आ जाएँ। और फिर उसके बाद आप उस जगह पर कोई कोआगुलेंट या मुजफ्फिफ दवा जैसे फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या संगजराहत का इस्तेमाल कर सकते हैं, माजू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको इस्तेमाल करने के बाद आप वहाँ पर बैंडेज कर दें या इसी तरीके से पट्टी कर दें, और पट्टी करने के बाद मरीज़ को आप जाने की हिदायत करें। यहाँ पर कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि लीच थेरेपी के इस्तेमाल करने के बाद तकरीबन 5-6 घंटे के बाद भी ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके सलाइवा के अंदर एंटीकोआगुलेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इसलिए खून काफ़ी पतला हो जाता है, तो वहाँ पर दोबारा ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोबारा ब्लीडिंग होती है तो फिर दोबारा से यही जो कोआगुलेंट मेडिसिन हैं जिसको मैंने अभी जिक्र किया, दोबारा से उन मेडिसिन को आप अप्लाई करें और फिर बैंडेज कर दें। अब रहा सवाल ये कि लीच थेरेपी के क्या कंट्राइंडिकेशंस हैं, तो आप लीच थेरेपी के अगर आप कंट्राइंडिकेशंस को जानना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारा हिजामा थेरेपी के कंट्राइंडिकेशंस पॉइंट पर जो हमारा एक वीडियो है पार्ट 4, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि लीच थेरेपी और हिजामा थेरेपी के कंट्राइंडिकेशंस पॉइंट नियर अबाउट सेम है, तो आप उसको देख करके इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा रहा सवाल ये कि क्या लीच थेरेपी को इस्तेमाल करने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं कि नहीं, तो इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं। जिस तरीके से हिजामा थेरेपी के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, उसी तरीके से लीच थेरेपी के अंदर भी बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होता है, अगर आप सही लीचेस को यानी मेडिकेटेड लीचेस को इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए अगर आप इसके कॉम्प्लिकेशंस को जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने इससे पहले के वीडियोस के अंदर ख़ासतौर पर जो हमने हिजामा थेरेपी के ऊपर वीडियो तैयार किया था, उसके अंदर उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको मैंने बताया था, तो आप उस वीडियो को रेफ़र करके आप लीच थेरेपी के कॉम्प्लिकेशंस को भी समझ सकते हैं। अब रहा सवाल ये कि क्या जितनी भी मार्केट के अंदर लीचेस पाई जाती हैं वो सारे के सारे अप्लाई किए जा सकते हैं, या इसी तरीके से जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ख़ासतौर पर अगर आप देखें तो तकरीबन 45 किस्म की लीचेस पाई जाती हैं, तो क्या सारी की सारी लीचेस को मेडिकली यूज़ किया जा सकता है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अतिब्बा ने लीचेस के बारे में यानी किन लीचेस का इस्तेमाल किया जाए उसके कुछ सिफ़ात बताए हैं, उसके कुछ कैरेक्टर्स बताए हैं, आप उन्हीं लीचेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लीचेस जो पाई जाती हैं उनमें से ज़्यादातर लीचेस पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ आप एक तरफ मरीज़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए से लीचेस को अप्लाई करने जा रहे हैं, तो कहीं अनजाने में या आपके एहतियाती की बुनियाद पर कहीं मरीज़ को आप नुकसान ना पहुँचा दें, इसलिए लीचेस के सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अतिब्बा ने ख़ासतौर पर जो कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं, मुख्तसरन अगर मैं बताऊं तो उसमें से लीचेस के बारे में बताया है कि लीचेस का ऐसी लीचेस का इस्तेमाल करना चाहिए जिनका सर छोटा हो, वो पतली हो, या उनका जो बदन है वो चूहे के दुम की तरह होना चाहिए। इसके अलावा जो लीचेस का जो पुष्ट है यानी जो उसका पीठ का एरिया होता है वो सब्ज़ी माइल होना चाहिए या सब्ज़ होना चाहिए, और इसी तरीके से उसका जो पेट का एरिया है वो सुर्खी माइल या सुर्ख होना चाहिए। तो इस तरह के कैरेक्टर्स लीचेस को आप देखिए, या आजकल अगर आप देखें तो बहुत सारे ऑथेंटिक ब्रीडर्स हैं या लीच सप्लायर्स हैं, आप उनसे परचेज़ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी ब्रीडर से भी आप लीच को परचेज़ करना चाहें या परचेज़ करें तो वहाँ पर भी इन कैरेक्टरिस्टिक को ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि कई जगहों पर गलतियाँ हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और आखिर में आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है या कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।